हेलो फ्रेंड्स एंड वेरी वार्म वेलकम टू चिकीज बायोलॉजी अनदर वीडियो। और जैसे हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि हाउ टू बिकम अ फूड सेफ्टी ऑफिसर, सेम एज ऐसे ही आज हम लोग अपनी इस वीडियो में बात करेंगे कि जो फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम है इसका सिलेबस क्या है, इसकी प्रिपरेशन आप लोग एग्जाम की कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से टिप्स हैं, कौन कौन सी ट्रिक्स हैं, और एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, और भी बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में हम लोग इन डिटेल अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। बट जो प्रीवियस वीडियो में मैंने बात की थी उसके बारे में मैं आपके साथ में थोड़ा यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, उसके बाद हम लोग जो है अपने मेन टॉपिक पे बात करेंगे। और मैंने आपको बताया था कि आप जो फूड सेफ्टी ऑफिसर बनते हो वो आप लोग जो रिक्रूटिंग एजेंसीज हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके थ्रू आप बनते हैं। लाइक जैसे कि यूपीएससी के थ्रू आप बनते हैं, FSSAI के थ्रू आप लोग बनते हैं, और स्टेट पीसीएस के थ्रू भी आप जो है फूड सेफ्टी ऑफिसर बनते हो। और जो यूपीएससी के थ्रू आप फूड सेफ्टी ऑफिसर बनते हो वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है, और जो FSSAI के थ्रू जो आप बनते हो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है, और जो स्टेट पीसीएस होता है ये स्टेट गवर्नमेंट की जॉब होती है, और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू आप लोग रिक्रूट होते हैं। और जो यूपीएससी का जो एग्जाम होता है इस एग्जाम के थ्रू अगर आप फूड सेफ्टी ऑफिसर या फूड इंस्पेक्टर बनते हैं तो आपको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, और ये एक ग्रुप ए की जॉब मानी जाती है। और आपका इसमें क्या होता है, अगर आप यूपीएससी के थ्रू जो है फूड सेफ्टी ऑफिसर या आप एक फूड इंस्पेक्टर बनते हैं तो इसमें आपका प्री एग्जाम होगा, मेंस एग्जाम होगा और इंटरव्यू होगा, जैसे कि आईएएस का होता है। उसके बाद जो है अगर आप लोग FSSAI के थ्रू बनते हैं तो इसमें जो है आप अपॉइंट किए जाते हैं फूड कमिश्नर के थ्रू, जबकि अगर यूपीएससी के थ्रू बनते हैं तो इसमें आप लोग अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो फूड कमिश्नर होता है ये एक अंडर काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर। और जो आपका FSSAI जो है ये जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराता है, सीबीटी हम लोग इसको बोलते हैं। अगर आप फूड इंस्पेक्टर इस एग्जाम के थ्रू बन रहे हैं, FSSAI के थ्रू अगर आप बन रहे हैं, और उसके बाद आपका रिटन टेस्ट यहाँ पे होता है, उसके बाद जो है यहाँ पे इंटरव्यू नहीं होता, तो ये आपको पता होना चाहिए। जो स्टेट पीसीएसएस में जो है प्री एग्जाम होगा आपका, मेंस एग्जाम होगा और इंटरव्यू होगा अगर आप स्टेट पीसीएस के थ्रू फूड सेफ्टी ऑफिसर बनते हैं। और ये जो है एक ग्रुप बी का माना जाता है स्टेट पीसीएस, तो ग्रुप बी के आप फूड सेफ्टी ऑफिसर बनते हो। और इसमें जो है स्टेट पीसीएस के थ्रू अगर आप फूड सेफ्टी ऑफिसर या फूड इंस्पेक्टर बनते हो तो इसमें जो है अपॉइंट आपको किया जाता है स्टेट गवर्नर के थ्रू। और ये कुछ इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पॉइंट्स थे। और यहाँ पे जो सैलरी होती है फूड सेफ्टी ऑफिसर की, जो सैलरी होती है उसके बारे में भी बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको 50,000 से लेके 60,000 के बीच में सैलरी मिलती है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जिनके बारे में मैंने बात की। बट आज का जो हमारा मेन एक हमारा टॉपिक है वो है जो हमारा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जिसको हम लोग FSSAI बोलते हैं। इसके थ्रू अगर आप फूड इंस्पेक्टर बनते हो तो यहाँ पे एग्जाम का क्या सिलेबस है और एग्जाम का क्या पैटर्न है, और एलिजिबिलिटी की तो हमने बात कर ही ली है, और भी बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। आज हम लोग सिर्फ FSSAI के एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे, इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे। आने वाली कुछ वीडियोस में जो है हम लोग बात करेंगे यूपीएससी के थ्रू जब आप फूड सेफ्टी ऑफिसर बनते हैं उसका क्या एग्जाम पैटर्न होता है, क्या सिलेबस होता है उसके बारे में, और स्टेट पीसीएस के बारे में हम लोग बात करेंगे। बट इस वीडियो में मेनली हम लोग जो है FSSAI के का जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, या जो वहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो सिलेबस है, या इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स है उसके बारे में ओनली हम लोग बात करेंगे। तो जो मैंने बताया जो FSSAI जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आता है, और इसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है, आपको पता है। और ऑफिशियल वेबसाइट जो इसकी है वो है www.FSSAIgovernment.in, ठीक है। और
जो पोस्ट ये निकालता है पर ईयर, जो पोस्ट निकलती हैं FSSAI के थ्रू, ये निकालता है पोस्ट असिस्टेंट डायरेक्टर की, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की, आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, असिस्टेंट की, जूनियर असिस्टेंट की और पर्सनल असिस्टेंट की। तो ये कुछ पोस्ट्स हैं और इन सभी पोस्ट्स के बारे में मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मेनली हम लोग सिर्फ 3 पोस्ट के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट जो हमारी पोस्ट है वो है टेक्निकल असिस्टेंट डायरेक्टर की, सेकंड जो पोस्ट है वो है टेक्निकल ऑफिसर की, और नेक्स्ट जो हमारी पोस्ट है वो है सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर की। और इन तीनों पोस्ट का क्या सिलेबस होता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है और सिलेक्शन का क्या प्रोसेस होता है, आप लोगों को कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होगा अगर आप इन पोस्ट में से किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, और कैसे आपको एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी होगी जो FSSAI कंडक्ट कराता है। तो ये ओनली सिर्फ, मैं दोबारा से फिर बता रहा हूँ, ये सिर्फ जो यहाँ पे सिलेबस हम लोग डिस्कस करेंगे, एग्जाम पैटर्न डिस्कस करेंगे, वो सिर्फ हम लोग डिस्कस करेंगे FSSAI के पॉइंट ऑफ व्यू से या इस रिक्रूटिंग एजेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो टेक्निकल असिस्टेंट डायरेक्टर है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो इसमें अगर आप लोग अप्लाई करते हैं तो मास्टर डिग्री आपके पास में होना जरूरी है, और मास्टर डिग्री जो है कौन कौन से स्पेशलाइजेशंस में या कौन कौन सी स्ट्रीम्स में होना जरूरी है। तो मास्टर डिग्री केमिस्ट्री में अगर है तो आप लोग टेक्निकल असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं जब नोटिफिकेशन आएगा FSSAI का। और आप लोग जो है केमिस्ट्री, अगर मास्टर डिग्री आपका केमिस्ट्री में अप्लाई कर सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री में तब भी अप्लाई कर सकते हैं, फूड टेक्नोलॉजी या फूड साइंस में तब भी अप्लाई कर सकते हैं, और फूड न्यूट्रिशन में भी आप लोग, फूड न्यूट्रिशन साइंस में अगर आपका MSc है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, या डाइटिशियन में MSc है तब भी कर सकते हैं, ऑयल टेक्नोलॉजी में है MSc तब भी कर सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में है मास्टर्स आप तब भी कर सकते हैं, डेयरी साइंस के थ्रू भी कर सकते हैं, या डेयरी साइंस और टेक्नोलॉजी के थ्रू कर सकते हैं, या डेयरी टेक्नोलॉजी के थ्रू कर सकते हैं, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के थ्रू कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी के थ्रू कर सकते हैं अगर MSc इसमें आपका, और इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में अगर MSc है तो भी कर सकते हैं, अगर टॉक्सिकोलॉजी में MSc है तो भी कर सकते हैं, पब्लिक हेल्थ में MSc है तब भी कर सकते हैं, लाइफ साइंसेज में MSc है तब भी कर सकते हैं, और अगर बायोटेक्नोलॉजी में मास्टर्स हैं तब भी कर सकते हैं, और फ्रूट एंड वेजिटेबल में अगर मास्टर्स किया है तब भी कर सकते हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल टेक्नोलॉजी में, सॉरी, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस में अगर आपने मास्टर्स किया है, MSc किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद अगर आपने कोई 4 ईयर का ग्रेजुएशन कोर्स किया है बायोलॉजिकल साइंसेज में या बायोलॉजी में, लाइक जैसे कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बीटेक, तो आप अगर बीटेक और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया है फूड टेक्नोलॉजी में तब भी अप्लाई कर सकते हैं, डेयरी टेक्नोलॉजी में किया है तब भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में किया है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑयल टेक्नोलॉजी से किया है तब भी कर सकते हैं, फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल टेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप लोगों के पास में बैचलर्स डिग्री जो है वो 4 ईयर की है या ऑनर्स डिग्री है, तो लाइक जैसे कि मेडिसिन में है या वेटनरी साइंसेज में है या वेटनरी टेक्नोलॉजी में है, एनिमल साइंस में या फिशरीज में, तब भी आप लोग जो है एलिजिबल हैं, यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। उसके बाद जो है जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, ये जरूरी नहीं है, इसेंशियल नहीं है और ये कंपलसरी भी नहीं है, बट अगर आपने PhD किया तो आपको प्रेफरेंस ज्यादा दिया जाएगा इस पोस्ट के लिए, और आपको जो है वहां पे इजी हो जाएगा इस पोस्ट को पाने में। तो PhD जो है अगर किसी भी ब्रांच से है, जो ब्रांचेस मैंने अभी बताई हैं, स्ट्रीम्स मैंने बताई हैं मास्टर्स की, मास्टर डिग्री की या बीटेक या BE की, तो उसमें से अगर किसी भी रिलेटेड स्पेशलाइजेशन में या किसी भी रिलेटेड स्ट्रीम में आपने PhD किया है तो आपको यहाँ पे ज्यादा एडवांटेज मिलेगा सिलेक्शन के दौरान। उसके बाद जो है यहाँ पे एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है जिसको बहुत सारे कैंडिडेट्स फुलफिल नहीं कर पाते इस पोस्ट के लिए, वो है आपको 5 ईयर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस जरूरी है। तो ये जो है इस कंडीशन को बहुत सारे स्टूडेंट्स जो या बहुत सारे कैंडिडेट्स फुलफिल नहीं कर पाते, इस वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो ये आपको यहाँ पे देखना है और ये कंपलसरी है सबके लिए। अब अगर आपके पास में गेट, SCSIR, नेट का एग्जाम आपने क्वालिफाई किया है,
CSIR, नेट लाइफ साइंसेज, ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च या ICMR का एग्जाम आपने क्वालिफाई किया है तो आपको यहाँ पे ज्यादा एडवांटेज मिलेगा, जैसे कि PhD किए हुए स्टूडेंट्स को या कैंडिडेट्स को मिलेगा। बट ये भी कंपलसरी नहीं है, आपको मैं बता रहा हूँ। ओनली जो है ये सिर्फ डिजायरेबल है, नॉट कंपलसरी। और सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है इस पोस्ट के लिए, इसमें क्या होता है, आपका स्टेज 1 होता है। स्टेज 1 में आपका जो है कंप्यूटर बेस्ड एक टेस्ट होता है। उसके बाद अगर आप लोग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते हैं या इसको पास कर देते हैं या कट ऑफ को पार कर देते हैं, उसके बाद जो आपका रिटन टेस्ट होता है। उसके बाद अगर आप रिटन टेस्ट को भी पास कर देते हैं तो आपका इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू के बाद फाइनल आपको रिक्रूट कर लिया जाता है, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो ये बात थी टेक्निकल असिस्टेंट डायरेक्टर की। उसके बाद जो है हम लोग बात करेंगे टेक्निकल ऑफिसर के बारे में। टेक्निकल ऑफिसर में मास्टर डिग्री जो है आपके पास होना जरूरी है, और मास्टर डिग्री उन्हीं स्ट्रीम्स में होना जरूरी है जो भी मैंने बात की है टेक्निकल असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए। सेम एज है वो, बिल्कुल आपको उसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। और यहाँ पे जो है जो डिजायरेबल में है वो PhD नहीं है। PhD अगर नहीं भी होगा तो भी चलेगा। तो यहाँ पे डिजायरेबल में जो है नो PhD डिजायरेबल है, और गेट, CSIR और ICR या ICMR भी डिजायरेबल में यहाँ पे नहीं है अगर आप टेक्निकल ऑफिसर के लिए अप्लाई करते हैं। बट मास्टर डिग्री जो है यहाँ पे होना जरूरी है। और उसके बाद जो है यहाँ पे जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि आप जो है अगर 5 ईयर का एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे 5 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो कंपलसरी नहीं है, जैसे कि टेक्निकल असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट के लिए है। तो ये यहाँ पे एक डिफरेंस है टेक्निकल असिस्टेंट डायरेक्टर में और टेक्निकल ऑफिसर में। तो इसके बाद जो है यहाँ पे सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा टेक्निकल ऑफिसर के लिए। यहाँ पे स्टेज 1 में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और स्टेज 2 में रिटन टेस्ट होगा। और अगर आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को वहां पे अच्छी रैंक ले आते हैं, उसको पास कर देते हैं, तो ही आपका रिटन टेस्ट होगा। और यहाँ पे इंटरव्यू नहीं होता, यहाँ पे टेक्निकल ऑफिसर के लिए इंटरव्यू नहीं होता, जबकि टेक्निकल असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए इंटरव्यू होता है और वहां पे 5 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। उसके बाद जो है स्टेज 3 में जो है इंटरव्यू नहीं होगा, आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे होगा, और यहाँ पे स्टेज 3 नहीं होती टेक्निकल ऑफिसर के केस में। उसके बाद जो है हम बात करते हैं सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर के, जिसके लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है मुझे बहुत सारे कमेंट्स जो है करते रहते हैं। और ये इस वीडियो का एक हाईलाइटेड पॉइंट है, एक हाईलाइटेड टॉपिक है। तो इसके लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स पर ईयर अप्लाई करते हैं, और FSSAI जो है इसकी बहुत सारी पोस्ट जो है निकालता रहता है। उसके बाद सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर जो है इसमें मास्टर डिग्री की कोई जरूरत नहीं। अगर आपने BSc और BTech किया है सो यू आर एलिजिबल फॉर दिस जॉब, ये दिस पोस्ट। तो बैचलर डिग्री आपका जैसे कि लाइक BSc और BTech अगर आपने किया है, और BSc अगर और BTech आपने जो है फूड साइंस, फूड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ऑयल टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, वेटनरी साइंस में किया है या बायोकेमिस्ट्री में किया है, मेडिसिन में किया है, सो यू आर एलिजिबल। इन सभी पोस्ट से अगर किया, इन सभी स्ट्रीम्स में सॉरी अगर किया है तो आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है अगर आपने MSc जो है केमिस्ट्री में किया है तब भी आप जो है सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसको मैं सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर क्यों बोल रहा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ये सेंट्रल एक गवर्नमेंट बॉडी है, तो ये सेंट्रल लेवल की जॉब देती है। तो जो यहाँ पे फूड सेफ्टी ऑफिसर बनेगा उसको हम लोग सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर बोलेंगे। जबकि अगर आप लोग जो स्टेट PCS के थ्रू बनते हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर, तो आपको वहां पे जो है स्टेट फूड सेफ्टी ऑफिसर बोला जाएगा, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर नहीं बोला जाएगा। और वहां पे आपकी थोड़ी सैलरी कम हो सकती है सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर से अगर हम लोग उसका कंपैरिजन करें, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो है अगर आपने जो है अगर सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर जो है आप बनना चाहते हैं, तो अगर आपके पास में गेट, CSIR, नेट लाइफ साइंसेज एग्जाम क्वालिफाई है, ICR क्वालिफाई है, ICMR क्वालिफाई है, तो आपको जो है सिलेक्शन में वहां पे रिलैक्सेशन दिया जाएगा, आपको जो है इसका एडवांटेज वहां पे मिलेगा और आपका सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा इजी हो जाएगा। तो आपको ये भी पता होना यहाँ पे चाहिए। ये ओनली यहाँ पे डिजायरेबल है, कंपलसरी नहीं है। अगर होगा तो आप लोगों के लिए इसका बेनिफिट वहां पे होगा। और सिलेक्शन जो प्रोसेस है सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर का, तो ये है स्टेज 1 में CBT होगा
और स्टेज 2 में रिटन टेस्ट होगा। यहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं होता, जैसे कि टेक्निकल ऑफिसर के लिए कोई इंटरव्यू नहीं होता, ऐसे ही जो है सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए भी कोई इंटरव्यू नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ सीबीटी और रिटन टेस्ट के बिहाफ पे आपको ये जॉब मिल जाती है। और 50% जो एक तरह से आपको फायदा मिलता है वो सीबीटी का मिलता है, और 50% जो आपको फायदा मिलता है वो रिटन टेस्ट का मिलता है। और जो कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होता है ये स्टेज 1 में होता है, और इसको अगर आप पास करते हैं तभी आपको रिटन टेस्ट के लिए वहां पे कॉल आती है। ये भी आपको जो है अपने माइंड में रिमेम्बर रखना है। उसके बाद जो है पेपर पैटर्न के बारे में बात करते हैं। पेपर पैटर्न क्या है? सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझे बोल भी रहे थे कि सर आपने ये तो बता दिया कि फूड सेफ्टी ऑफिसर हम लोग कैसे बन सकते हैं, फूड इंस्पेक्टर हम लोग कैसे बन सकते हैं, बट आपने ये नहीं बताया कि सिलेबस क्या है और इस एग्जाम की हम लोग प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। आपने सिर्फ ओनली इतना बताया कि कौन कौन सी गवर्नमेंट बॉडी जो है फूड सेफ्टी ऑफिसर या फूड इंस्पेक्टर के लिए एग्जाम कंडक्ट कराती है। तो ये हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने इस पर बात की थी, बट इस वीडियो में मैं बहुत डिटेल में यहाँ पे बात कर रहा हूँ सिलेबस के बारे में और स्टेजेस के बारे में और कैसे कैसे सिलेक्शन का प्रोसेस है उसके बारे में। तो सीबीटी अगर आपने पास कर लिया है तो उसके बाद सीबीटी जो है आपका जो पेपर पैटर्न है, सीबीटी को जो है 2 जगह पे कैटेगराइज किया गया है। तो सीबीटी जो है ये पार्ट ए और पार्ट बी में जो है होता है आपका, और जब आप सीबीटी में आप पास हो जाते हैं तभी आप लोग जो है रिटन टेस्ट में जाते हैं। और जो सीबीटी है इसमें पार्ट ए और पार्ट बी होता है। जो पार्ट ए है उसका वेटेज जो आपको मिलता है वो 25% मिलता है, और जो पार्ट बी है उसका वेटेज आपको 75% मिलता है। और जो पार्ट ए है इसमें जो है आपको जनरल एप्टीट्यूड और कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट आपका होता है, इसके बारे में आपसे पूछा जाता है। और फंक्शनल नॉलेज टेस्ट जो आपका होता है वो पार्ट बी को हम लोग बोलते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब जो पार्ट ए है सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए, इसमें क्या क्या आपसे पूछा जाता है? तो इसमें जनरल इंटेलिजेंसी से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद जनरल अवेयरनेस से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ये सिर्फ 5 मार्क्स के होते हैं। और जो इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन होता है ये 5 मार्क्स का आता है पार्ट ए में। सीबीटी की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। और जो कंप्यूटर लिटरेसी होती है 10 मार्क्स की आती है। तो जो पार्ट ए है टोटल आपका 25 मार्क्स का यहाँ पे आता है सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम में। उसके बाद जो है पार्ट बी जो है इसमें आपसे पूछा जाता है फंक्शनल नॉलेज टेस्ट। ये एक तरह से आपका होता है, मैंने आपको बताया पार्ट बी। और इसमें आपसे पूछा जाता है इंडियन एंड इंटरनेशनल फूड लॉ के बारे में आपको से पूछा जाता है, तो इसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। उसके बाद जो है जो FASSI का क्या रोल है इंडिया के अंदर, इसका क्या फंक्शन है और इसके क्या इनिशिएटिव्स हैं, इसके बारे में पूछा जाता है। उसके बाद जो है इसमें एक और पोर्शन रहता है पार्ट बी में, उसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर नॉलेज होती है। मीन्स की फूड साइंस या फूड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो नॉलेज होती है वो यहाँ पे पूछी जाती है। ये पार्ट बी का ही पार्ट है। तो इसमें क्या होता है प्रिंसिपल्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन एंड पैकेजिंग के बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रिंसिपल्स एंड बेसिक्स ऑफ फूड केमिस्ट्री एंड दियर रोल इन ह्यूमन न्यूट्रिशन के बारे में आपसे पूछा जाता है। उसके बाद जो है फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ फूड हाइजीन के बारे में पूछा जाता है। उसके बाद जनरल कॉन्सेप्ट्स ऑफ फूड एनालिसिस एंड टेस्टिंग के बारे में आपसे पूछा जाता है। तो ये यहाँ पे जो है कैसे कैसे जो है एग्जाम का पैटर्न होता है, कौन कौन सी स्टेजेस से आपको गुजरना होता है, कौन कौन सी स्टेजेस आपको फॉलो करनी होती है, उनके साथ में डील करना होता है, ये मैंने बताया। जब आप लोग जो हैं एक सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर बनते हैं या एक टेक्निकल ऑफिसर बनते हैं या एक टेक्निकल असिस्टेंट डायरेक्टर बनते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, तो ये आपको पता चल गया होगा। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आपके माइंड में कोई डाउट है, तो आप उसको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। और आप लोग मेरे साथ में जुड़ सकते हैं चिकीज बायोलॉजी के फेसबुक पेज के साथ, चिकीज बायोलॉजी के इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ। और ये मैंने 3 जॉब्स जो आपको बताई, टेक्निकल असिस्टेंट डायरेक्टर की, टेक्निकल ऑफिसर की और सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर की, ये एक तरह से गवर्नमेंट जॉब्स हैं। और आपको पता है जो बायोलॉजिकल साइंसेज है या जो बायोटेक्नोलॉजी है या जितनी भी स्ट्रीम्स मैंने आपको यहाँ पे बताई, उन सभी स्ट्रीम्स के लिए इंडिया में बहुत कम गवर्नमेंट जॉब्स हैं। तो इस पॉइंट को देखते हुए मैं आपके साथ में जितनी भी नॉलेज शेयर यहाँ पे कर रहा हूँ वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद वहां पे है, क्योंकि इंडिया के अंदर बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए बहुत कम जॉब्स हैं।
जिन्होंने अपना एमएससी किया है, जिन्होंने अपना बीटेक या बीई जो है बायोलॉजिकल स्ट्रीम्स में किया है। तो आगे भी जो हमारी कुछ आने वाली वीडियोस होंगी उसमें भी हम लोग जो हैं बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बात करेंगे जो बायोलॉजिकल स्टूडेंट्स के लिए होंगी। तो आप लोग जो हैं अगर मेरे साथ में लंबे टाइम तक कनेक्ट रहना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस जरूर कर लें, क्योंकि मैं आपको अवेयर करूंगा उन सभी गवर्नमेंट जॉब से जो बहुत सारे माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए, बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए, लाइफ साइंसेज स्टूडेंट्स के लिए, केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए, या ऑयल या डेयरी या मेडिसिन स्टूडेंट्स हैं, या अदर जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज एंड लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू फ्रेंड्स।